आप सभी को दोपहर का नमस्कार। ठीक है, हमारे पास कुछ सवालों की श्रृंखला है, सीरीज है। एक दो नहीं है बट सारे रिलेवेंट हैं। तो मैं शुरुआत सवालों से ही कर देता हूँ, तब तक थोड़ा मैं भी लंबी गहरी सांस ले लूँगा, फिर टॉपिक पे आ जाएंगे। थोड़ा कहीं जाना था, विलम्ब हो गया था। एक सवाल है, वेलेंटाइन शिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति के जन्मदाता कहा है। दयानंद सरस्वती को। शहजाद भाई कहाँ से आ गए फिर? लिटिल मॉन्स्टर ने लिखा, हाँ शहजाद भाई। ये तो डरा देता है मुझे। सर बहुत तेज दिखाते हैं, रिपीट नहीं करते। ये एक जानकारी है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। वेलेंटाइन शिरोल। कभी कभी चिरौल भी लिखा रहता है, ये शिरोल भी किताबों में है ना। ये एक ब्रिटिश विद्वान है और इन्होंने क्या कहा, अशांति का जनक। भारत में इन्होंने अशांति का जनक दो को माना है। एक दयानंद सरस्वती को, यानी आर्य समाज हो गया, और एक बाल गंगाधर तिलक को। ऐसे ही ध्यान रखिएगा आप। एक ब्रिटिश विद्वान है। इसके अगेंस्ट में तिलक ने मुकदमा भी किया था मानहानि का। आगे जिक्र आएगा अभी। ठीक है, जिक्र तो आता ही आता। पूछ लिया आपने। एक सवाल है, पानीपत का मतलब पानीपत का युद्ध 1761 पानीपत में लड़ा गया था। तो पानीपत का युद्ध, तीसरा युद्ध पानीपत में लड़ा गया था, ऐसा है। क्या सभी साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयाँ पानीपत में ही लड़ी गईं? सवाल ये है कि मतलब साम्राज्य को उठापटक करने वाली लड़ाइयाँ पानीपत में लड़ी गईं। ठीक। तो ये सवाल पूछा है मेंस में। और वैसे तो एक तरह से देखोगे तो मिडिवल इंडिया का सवाल है ये। 1761 उसमें जोड़ करके क्वेश्चन में यूपीएससी ने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब ऐसा बना दिया कि हम मॉडर्न इंडिया से पूछ रहे हैं, 1750 के बाद पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि साम्राज्य को साम्राज्य के उठापटक या निर्धारित करने वाली लड़ाइयाँ पानीपत में ही लड़ी गई हैं क्या? ठीक है, पानीपत में 3 युद्ध की बात होती है। जो भी थोड़ा बहुत इतिहास को जानते हैं इतना तो जानते होंगे। एक 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जिन बच्चों ने मेडिवल नहीं किया है अभी वो थोड़ा नहीं समझ पाएंगे इसको, जिन्होंने कर लिया है इजी है। दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच। तीसरी लड़ाई हुई थी अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक। मैप में देखोगे आप, पानीपत आपको कहीं यहाँ पड़ जाएगा, ये मान लो दिल्ली है आपका तो। ठीक है। अब देखो, बाबर इधर की तरफ से जा रहा था, इब्राहिम लोदी दिल्ली की तरफ इधर से था। ठीक। अकबर भी पश्चिम पंजाब से जा रहा था इधर की तरफ, हेमू इधर से था पानीपत में। अब्दाली भी इधर से जा रहा था, मराठे इधर से आ रहे थे लड़ने। ठीक। पानीपत में जो हम 3 लड़ाइयों की बात करें, हम 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों की, तीनों में हम क्या देखते हैं, एक पक्ष उत्तर पश्चिम से आ रहा है तो दूसरा जो है दिल्ली या आसपास के क्षेत्रों से उसे रोकने के लिए पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इसका उत्तर किताब में पढ़ के कभी नहीं होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न भी कभी कभी आते हैं एग्जाम में, जो थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कराते हैं, बट लास्ट फेज में कराते हैं डिस्कस, 2-4 ऐसे सवालों को लेके एक साथ। ठीक है, बट थोड़ा सा मुझे भी सोचा थोड़ा कूल डाउन हो जाऊँ क्वेश्चन पे बात करके, टॉपिक तो पढ़ा ही ले रहा हूँ। 5-7 सवाल देखे, मैं कहा चलो बात ही शुरू कर देते सारे सवाल। मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको मैं ये। ठीक। तो लड़ाइयाँ क्या होती हैं, एक इधर से पार्टी दूसरी पार्टी इधर से, तो बीच में कहीं लड़ाई होगी, संजोग बैठा कि पानीपत में हो गई। दिल्ली जब जब कमजोर हुआ है तो उसकी सीमा हरियाणा तक सिमट के रह गई है मोटे तौर पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा। ये भी कारण होता है कि दिल्ली के नज़दीक में पानीपत में लड़ाई हो जाती है।
अक्सर लड़ाइयाँ वहाँ लड़ी जाती हैं जहाँ आसपास संसाधन मिल जाए। पानीपत एक ठीक ठाक बाजार था, लड़ने वालों को भी वहाँ संसाधन मिल जाता था। यदि उसके पास अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ लड़ना पसंद करेगा, क्योंकि उस संसाधन वगैरह उसे मिल जाएंगे। साम्राज्य की उठापटक, पहले में क्या देखा हमने, मुगल वंश की स्थापना हो गई। दूसरे में हमने क्या देखा, मुगल वंश दूसरी बार स्थापित हुआ। तीसरे में हमने क्या देखा, मराठे जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनने का सपना था उनका चकनाचूर हो गया, और इसका फायदा अंग्रेजों को। तो पानीपत की तीनों लड़ाइयों में बड़े परिवर्तन हुए हैं। मैं पहला को करके पूछा है कि साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में ही लड़ी जाती हैं, क्यों? ठीक, आपने तीनों युद्ध का परिचय दे दिया कि रिजल्ट क्या है और पानीपत में क्यों लड़े गए, इसके बारे में कोई एक दो कॉमन सेंस का रीजन, पढ़ के रीजन नहीं मिलेंगे और 10 रीजन नहीं मिलेंगे आपको, कोई एक दो ही रीजन दे पाओगे आप। कभी ऐसी नौबत आ सकती है किसी क्वेश्चन में कभी लिखने के लिए, तो बहुत कूल होकर के, ये नहीं सोचना उस समय कि कोई अब तुमसे ज्यादा जान रहा है इसलिए वो बेहतर लिखेगा। कोई जान के नहीं लिख सकता है इसको, वहां कॉन्फिडेंट होकर के, अच्छा इसमें हम कर क्या सकते हैं, चलो तीनों पानीपत की लड़ाइयों का छोटा सा परिचय दे दो, दो तीन तीन लाइन में। पानीपत में क्यों लड़ी गई इसको थोड़ा हम बता दें। एक तो वो कॉमन सेंस से हो सकता है क्यों लड़ी गई पानीपत में, ठीक है, इसका कोई अध्ययन वाला उत्तर नहीं होता है। ठीक, तो जानकारी आपको दे दी गई। भारत पर तो खुद अंग्रेज ही राज कर रहे थे, फिर भी कई विदेशी विदेशी लोग भी भारत में बसकर विभिन्न आंदोलन में भाग, ये अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी तक आप इतना समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एनी बेसेंट है, समाज सुधार आंदोलन में योगदान दे रही हैं एनी बेसेंट। क्लियर है सभी को? आपने देखा जॉर्ज थॉमसन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ऑफ बंगाल, एग्जाम्पल हमने देखा वहां पे। आपने अभी देखा ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं। अभी इस कड़ी को चलने दीजिए, ठीक है, ये भी सवाल यूपीएससी में पूछा है, तो ये तो इजी हैंडल हो जाएगा। 1857 का विद्रोह किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ है? 57 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है। ठीक, ये पूछ रहा है। अब कोई भी एक नीति याद कर लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने ले लिया राजनीतिक क्षेत्र में, सपोज दैट अंग्रेजों ने क्या कहा, साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे, भारतीय शासक गोद लेकर उत्तराधिकारी को घोषित कर सकते हैं। ठीक, शासकों के साथ मित्रता की नीति पर बल मान ली दिया जाने लगा। तो ये कह रहा है कि 57 का विद्रोह ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक ऐतिहासिक मोड़ है। 57 का विद्रोह एक बदलाव लेकर के आया ब्रिटिश नीतियों में। ठीक, बस वो लिखने का तरीका है, लिखना यही है। समझ में आ रही है बात सभी को? हमने कहा था ना रिसेंटली भी एक सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो लिखना आपको यही है इसमें, क्लियर ना? वाले सवाल में एक सवाल है कि आधुनिक भारत में महिलाओं से संबंधित प्रश्न, आधुनिक भारत में महिलाओं से संबंधित प्रश्न 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप, महिलाओं से संबंधित प्रश्न को समाज सुधारकों ने 19वीं सदी में उठाया। ठीक, महिलाओं से संबंधित प्रश्न क्या थे? शिक्षा, शिक्षा मिलनी चाहिए, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, विधवाओं की दयनीय दशा, शिक्षा इत्यादि। ठीक, उस अवधि में यानी 19वीं सदी में महिलाओं से संबद्ध मुख्य मुद्दे तथा विवाद क्या थे, कंट्रोवर्सी क्या थे? ठीक, तो ये सब जो बताएं ये मुख्य मुद्दे हो गए आपके। पहला लाइन तो बस ऐसे समझाने के लिए बता रहा था मैं आपको। 19वीं सदी में महिलाओं से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या थे? ठीक है, तो इनके बारे में दो दो तीन तीन लाइन यदि आप लिख सकते हैं, जो 6-7 बातें मैंने बताई आपको, बहुविवाह क्या होता है, सती प्रथा क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा दो दो लाइन का परिचय दे दिया इनके बारे में, प्रमुख मुद्दे करके लिख दिया, और इसको लेकर कंट्रोवर्सी क्या था, विवाद क्या था,
कंट्रोवर्सी ये है कि एक तरफ सुधारवादी लोग हैं जो इसमें सुधार करना, और एक तरफ रूढ़िवादी लोग हैं जो इसको सुधार करना नहीं चाहते हैं। भारतीय समाज में दो तरह का दृष्टिकोण है, कंट्रोवर्सी है। अंग्रेजों की तरफ से भी दो नजरिया है, एक प्राच्यवादियों का, एक सुधारवादियों आंग्लवादियों का। ठीक, हमें क्या करना है, मुद्दों को बता देना है पहले, इसमें ये मुद्दे हैं और ये दृष्टिकोण है, कंट्रोवर्सी है। क्लियर सभी को? क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा लगेगा आपको क्या है, कैसे पूछा, क्यों पूछा टाइप का, लेकिन जहां मैं फोकस करके बता रहा हूँ एकदम वन लाइन में क्रक्स कि आपको ये ध्यान रखना है। फिर दोबारा आप इसको लेके बैठिएगा, पढ़िएगा, ठीक है ना? रिकॉर्डिंग पे तो सब आ ही गया क्लास के शुरू में, आप उसको देख लीजिएगा। एक सवाल है, नरमदलीय विचारधारा के नेता ब्रिटिश विरोधी थे क्या? ठीक है, असल में नरमदलीय कई नेता ब्रिटिश सरकार में आस्था व्यक्त करते। आज आलोचना में लिखाऊंगा तो उससे तस्वीर साफ हो जाएगी आपकी। तो आज बात कर लेंगे इसके ऊपर हम, कितना ब्रिटिश विरोधी थे, कितने नहीं थे। कुछ सवाल समय से पहले पूछ लिया गया है इसमें, कुछ सवाल टॉपिक के बाद पूछा गया है इसमें। और एक और सवाल 19वीं शताब्दी, ये भी रिसेंटली पूछा गया है, भारतीय पुनर्जागरण। ये सब यूपीएससी के सवाल हैं। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण किसको कहते हैं, तो पता है ही ना, भारतीय पुनर्जागरण। और राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय पहचान क्या होती है, नेशनल आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक। और राष्ट्रीय पहचान का उद्भव, क्योंकि राष्ट्रीय पहचान की शुरुआत हो रही थी भारत में, के मध्य इंटरलिंकेजेस को परीक्षण कीजिए। ये कह रहा है कि भारत में जो राष्ट्रीय पहचान बना, ठीक है, और उसमें उसको उभारने में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की क्या भूमिका, ठीक। राष्ट्रीय पहचान जिससे हम कनेक्ट हो पाए, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जो राजनीतिक प्रभाव है ना, जो मैंने आपको लिखाया था, ठीक है, राजनीतिक प्रभाव को ही राष्ट्रीय पहचान में बदलने की कोशिश करिएगा। और ज़्यादा इसमें कुछ बोलने से फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। थोड़ा लिखने में कठिनाई इसलिए आती है कि राष्ट्रीय पहचान वर्ड आने के बाद, जैसे तिरंगा हम लोग की एक राष्ट्रीय पहचान है, संविधान हमारा राष्ट्रीय पहचान है, राष्ट्रगान हमारा राष्ट्रीय पहचान है, सिंह हमारा राष्ट्रीय ऐसे पहचान है, बट उस समय तो राष्ट्रीयता आरंभिक अवस्था में है ना, ठीक। ये सब नेशनल पहचान है हमारी, राष्ट्रीय पहचान है हमारी, ठीक है। तो उस समय तो ऐसी कोई चीज़ हमें मिलेगी नहीं। राजनीति में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो सब आगे चल करके राष्ट्रीय पहचान बन जाएंगे। ये कड़ी ऐसे सब चेंज हो जाएगी, मतलब एक तरह से, ठीक है। आप ज़्यादा अच्छा होगा इसको राष्ट्रवाद से ही जोड़ के लिखें। क्यों? क्योंकि बहुत स्पेसिफिक सवाल कभी कभी होता है ना, तो वो उस बात को पकड़ना फिर दिखाना, इसलिए हमने कहा आपके लिए इजी होगा कि जो हमने योगदान बताया उस पर फोकस करिए इस क्वेश्चन के उत्तर में, और राजनीतिक योगदान जो बताया हमने उस पर विशेष करके फोकस, आप उसके बाहर नहीं जाना है आपको, तो बियॉन्ड नहीं जाना है, उत्तर वहीं से निकालना है, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो सवाल यहाँ पे थे, अब ज़रा मैं पानी पी लूँ फिर आपसे बातचीत करता हूँ, ठीक। तो ये सवाल दिया किसने था, ये इनका था, ये लिख के दिया जो क्या है, बहुत डर से हाथ नहीं उठा रहा था, ठीक। हमने बोला नहीं नहीं अच्छा है, अच्छा है, वेरी गुड ना, तब हाथ उठाया हम लोगों ने दिया, नहीं अच्छी बात है, गुड। और लिखने का अटेम्प्ट लिया था क्या इसको समझने का? अटेम्प्ट कोशिश करी घर पे कि कैसे लिखें इसको हम, एक बार कोशिश करनी है पहले हमेशा। आप ये मान लो कि वो यूपीएससी एग्जाम में बैठे हुए हैं, मैं भी कह रहा हूँ कुछ भी पढ़ के इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो अब डरने वाली बात तो है नहीं, क्या कुछ भी कर सकते हैं क्या इसमें हम, तो आपको कोशिश करना चाहिए, मैं तो हूं ही बताने के लिए, ठीक। आप ये मान लो कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में ही हूँ,
4 ही लाइन लिख सकते हैं, इसमें 2 ही लाइन लिख सकते हैं, 2 ही पॉइंट, 2 पैराग्राफ लिखेंगे हम। अटेम्प्ट लेनी चाहिए, मतलब आपको कभी डरना नहीं है। यदि आप जब इतना नोट करके ला रहे हो, इसका मतलब आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आप अटेम्प्ट लीजिए, बता तो मैं दूंगा ही। ठीक है, क्या ऐसे चलते, बट राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत कम सवाल ऐसे आएंगे कि जहां आपको 4-6 सवाल ऐसे हैं जहां पूरे राष्ट्रीय जहां सहयोग की जरूरत पड़ेगी, वरना नॉर्मल क्लास नोट से ही सवाल सॉल्व होते चले जाएंगे आपके। पहले में ज्यादा बुद्धि लगानी होती है, 57 के विद्रोह और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन तक। इसके बाद बुद्धि का कम इस्तेमाल करना है उत्तर को देने में, जो हमने ट्रेंड देखा है यूपीएससी का। मेजर जो हिस्सा था, 60% हिस्सा जहां चैलेंज ज्यादा था, वो कवर कर लिया हम लोगों ने। और लास्ट वाले क्वेश्चन पे भी हमने जानबूझ के कहा कि उसके बियॉन्ड नहीं सोचना है। आप उसको कॉपी भी करके आएंगे तो कुछ नंबर मिलेगा आपको। बियॉन्ड नहीं सोचना है, पढ़ने के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि जो भी लिखना है वो समझ के लिखना है, पढ़ के कुछ नहीं लिखना है। जैसे हमने कहा, इस प्रश्न का उत्तर किसी किताब में नहीं, किसी नोट्स में नहीं मिलना है आपको। यदि मान लो मैं ही आपको लिखा रहा हूं, तो फिर आप उसको कॉपी करने लगेंगे ना, तो कॉपी करने लगेंगे तो सीखेंगे नहीं आप। इसलिए ऐसे किसी सवाल को मैं थोड़ा हिंट देता हूं, उसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, देखो इसमें ये पूछ रहा है, या आपको उसको उत्तर यहां से बनाने हैं। यानी आपको एक क्लू हमने दे दिया कॉन्फिडेंस के तौर पे। पानीपत वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, वो अलग तरीके का सवाल था। ठीक है, तो एक बार बात होगी तो आपको अंदाजा लग गया कि जरूरत पड़ने पे हमें भी बात बनानी है। आप भी कॉन्फिडेंट रहिएगा कि आपको भी बात बनानी है, डरना नहीं है आपको। ठीक है, हम लोग इस समय बात कर रहे हैं कांग्रेस के नरम दल पे। याद है ना सभी को? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल को ही उदारवादी भी कहा गया है। आगे चल के एक उदारवादी पार्टी भी बनेगी, और इसको ही मॉडरेट भी कहा जाता है। शब्द तीनों याद रखिएगा। और नरम दल का ये मतलब नहीं कि 1905 के बाद उदारवादी नहीं है, या 85। उदारवादी जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, एक मोटे तौर पर उदारवादी जो, ठीक है, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, लोकतांत्रिक तरीकों से आंदोलन करते हैं, उनको सब उदारवादी कहा जाता है। ठीक, नाम दे दिया गया नरम, क्योंकि इनका आंदोलन का तरीका बहुत माइल्ड था, इसलिए नरम कहा गया। कल हम लोगों ने क्या देखा कि भाई इनका लक्ष्य क्या थे, तुमने देख लिया। अब हम बात करेंगे इनकी प्रमुख मांगों के बारे में। ये मांगे किस रूप में आती थी? प्रत्येक साल 3 दिनों की बैठक होती थी, बैठक में प्रस्ताव पारित होते थे। बैठक में प्रस्ताव, तो उन्हीं प्रस्ताव 20 साल में जो जो मांगी गई कांग्रेस के द्वारा, ये उसका लिस्ट है। सभी मांगों का नहीं, कुछ प्रमुख मांगों का। ठीक, प्रमुख मांगों के बारे में, जैसे राजनीतिक मांग। ठीक है, नरेंद्र नेता क्या चाह रहे हैं सरकार से, लिख लें आप पॉइंट्स। लिखें, विधायी परिषद में भारतीयों की संख्या, विधायी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। विधायी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है, ये विधायी परिषद हो गया। आपको याद होगा 61 का अधिनियम में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 होंगे, उसके पहले 6 का प्रावधान था। अभी 1892 का जब अधिनियम आएगा, तो उसमें 10 और 16 का प्रावधान कर दिया जाएगा। ये सारा अधिनियम मैं आपको एक साथ बताऊंगा असहयोग आंदोलन के साथ, 1892, 1909 और 1919, तीनों अधिनियम। ठीक, विधायी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। 61 के अधिनियम में आपको याद होगा कुछ भारतीय भी होंगे, याद है ना 61 के अधिनियम में।
अब ये साफ सब डिमांड कर रहे हैं कांग्रेस 85 से कि भारतीयों की संख्या भी बढ़ाई जाए। अगला पॉइंट लिखें आप। लिखें कि विधायी परिषद के सदस्यों विधायी परिषद के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की जाए। सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की जाए। ठीक है। तो ये जो सदस्य होंगे विधायी परिषद के, उनको कुछ अधिकार भी दीजिए ताकि वो वायसराय से, उनके सदस्यों से सवाल पूछें, कुछ प्रस्ताव लाएं। ये नहीं कि बस ठीक है तुम मेंबर बन गए, तो मेंबर बन के क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। कांग्रेस डिमांड कर रही है कि भारतीयों की संख्या बढ़ाइए और उनको अधिकार भी दीजिए ताकि सरकार से सवाल वगैरह पूछे, प्रस्ताव करें जब बैठक हो तो, जैसे संसद में काम होता है उस तरह की डिमांड कर रहे हैं। अगला पॉइंट लिखें। उच्च पदों का, हायर पोस्ट, उच्च पदों का भारतीयकरण किया जाए। उच्च पदों का भारतीयकरण। ठीक है, मतलब अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल करना। ऑब्वियस है, तो डिमांड तो करेंगे ही, राष्ट्रवादी हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक ठीक है, को पृथक किया जाए। नेक्स्ट लिखें, सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में किया जाए। सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में किया जाए। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में हो रहा है तो कांग्रेस हमेशा डिमांड करेगी कि परीक्षा भारत में भी होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखें, प्रेस की स्वतंत्रता की मांग। प्रेस की स्वतंत्रता की मांग। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता की मांग, ये परमानेंट मांग रहता है भारतीयों का। नेक्स्ट लिखें आप, स्थानीय शासन में, स्थानीय शासन में सरकारी हस्तक्षेप को कम किया जाए। शासन में सरकारी हस्तक्षेप को कम किया जाए। अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत में 57 के विद्रोह के बाद स्थानीय शासन की भी शुरुआत, दिखाया नहीं मैंने आपको बट किताबों में दिया रहता है। रिपन के काल में स्थानीय शासन में भारतीयों को अधिक अधिकार दिए गए, रिपन की खूब चर्चा हुई थी। ठीक है, अंग्रेजों का मकसद क्या था कि देखो, प्रांतीय परिषद में तो भारतीयों को कितना लेंगे हम, केंद्र में कम लेना है, हमें उच्च पदों पे लेना नहीं है। कम से कम स्थानीय शासन में भारतीयों की भागीदारी दिखाने से भारत के लोगों को मैसेज जाएगा कि उनके लोग ही उन पे शासन, 57 के बाद से उनकी नीति थी मैसेज देना। तो लेकिन शुरू में जो संस्थाएं बनाई गई ना, सब कुछ कलेक्टर के हाथ में होता था। जैसे आज भी कलेक्टर जब आप बनेंगे स्थानीय शासन में, जब आप जाएंगे देखेंगे आप, जनप्रतिनिधि सब हैं बट एक्चुअल पावर, फाइनेंशियल पावर अंतिम रूप से कलेक्टर के। हाँ, कलेक्टर अपनी मर्जी से भी खर्च नहीं कर सकता है, ये बात सच है कि भाई उसमें और मेंबर्स की सहमति चाहिए होती है। ठीक है, जिला परिषद वगैरह में आप देखेंगे आप, बट कलेक्टर आज भी बहुत पावरफुल होता है। ऐसे ही लोग आईएएस बनने के लिए नहीं आतुर होते हैं, ललायित होते हैं, सब कुछ कलेक्टर के पास होता है। तो मुझे कभी कभी लगता है एक कलेक्टर चाह जाए ईमानदारी से तो एक दो को तो विधायक बना ही सकता है।
नेता तो किसी को बना देगा कलेक्टर चाहे, ठीक है। नेता तो किसी को बना देगा कलेक्टर चाह जाए तो, कुछ बड़े बड़े 4-5 काम किसी के कहने पे हो जाए, सही काम, गलत काम करने की जरूरत नहीं है। गलत काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, इतने पावर है। किसी की बात मान ले, किसी की बात नहीं मानी, जिसकी बात मान रहे वो नेता बन रहा है, जिसकी नहीं मान रहे उसकी वैल्यू कम हो रही है, बस। ठीक है, एक कैलकुलेशन होता है, करना होता है। ठीक है, तो स्थानीय शासन में सरकारी हस्तक्षेप को कम किया जाए। ठीक, इसका डिमांड भी कांग्रेस ने शुरू कर दिया था, क्योंकि रिपन के बाद फिर से सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाया जाने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। 1905 में कांग्रेस के द्वारा स्वशासन की मांग, मैं भी समझा देता हूं आपको। और 1906 में कांग्रेस के द्वारा स्वराज की मांग की गई। कांग्रेस के द्वारा स्वराज की मांग की गई। यहां नोट करके आप लिख लेंगे, ये इंफॉर्मेशन है, नोट करके लिखेंगे आप। लिख लेंगे आप, 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये भी उदारवादी नेता है। इसी अधिवेशन में ना कांग्रेस ने स्वशासन की मांग की थी। हमने क्या लिख पाया था, नरमदलीय नेताओं का लक्ष्य था दीर्घकाल में स्वशासन के स्तर को प्राप्त कर। ठीक, बट 85-86 में नहीं, पहली बार कांग्रेस ने 1905 में स्वशासन की मांग की। अगला लिख लें आप नोट में, 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जहां अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नौरोजी। और लिख लेंगे आप, इस अधिवेशन में पहली बार, इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज, स्वराज या स्वशासन की मांग, स्वराज या स्वशासन की मांग, मैं समझा रहा हूं। केवल स्वशासन की मांग 1905 में, 1906 में स्वराज या स्वशासन, ये है क्या, पूरा मामला एक बार समझ लेते हैं। यहां स्वशासन का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, स्वशासन का मतलब है व्यापक स्वायत्तता। यानी अंग्रेजों का नाम मात्र का नियंत्रण बना रहेगा और भारत को व्यापक स्वायत्तता मिल जाएगी। नरमदलीय नेताओं ने कभी नहीं कहा कि भाई पूरी तरह से हमें अंग्रेजों से संबंध विच्छेद करना है। वो दौर ऐसा है, उस तरह की सोच है। जैसे जैसे जागरूकता आएगी, दौर बदलेगा, वैसे वैसे मांग अधिक मुखर और स्पष्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो स्वशासन का मतलब क्या है, यहां लिख लीजिए आप नोट में ही एक पॉइंट और, कि नरमदलीय नेताओं के लिए नरमदलीय नेताओं के लिए स्वशासन का अर्थ था
स्वशासन का अर्थ था व्यापक स्वायत्तता, व्यापक स्वायत्तता, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता। ना कि पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, इसे में लिखेंगे आप, इसका मतलब भी समझा दूंगा अभी आपको। देखिए, स्वराज शब्द का प्रयोग भी, स्वराज शब्द का प्रयोग भी इसी अर्थ में किया गया है। स्वराज शब्द का प्रयोग भी इसी अर्थ में किया गया है। ठीक है, अब यहां एक बात और समझना है। जैसे स्वशासन की मांग जब 5 में कर ही ली आपने पहली बार, 1906 में स्वराज या स्वशासन दूसरी बार क्यों? तो स्वशासन बेसिकली अंग्रेजी का एक तरह से हिंदी अनुवाद था। उस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो हुआ कि कुछ ऐसा शब्द गढ़ा जाए जो एकदम भारतीय हो। तो स्वराज का अंग्रेजी शब्द कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पे फिर कहा गया कि हमें स्वराज चाहिए, बट स्वराज का भी मतलब स्वशासन ही था, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। ये बस दिमाग में रखना है। तो नरमदलीय नेता व्यापक स्वायत्तता का मतलब क्या? भारत का प्रशासन भारत के लोग चलाएंगे। हो सकता है रक्षा या विदेश कुछ मामले अंग्रेजों के पास रहेंगे, वो निर्भर करता है परिस्थितियों पर। व्यापक स्वायत्तता का अर्थ क्या लगाना है आपको? कुछ एक जिम्मेदारियां अंग्रेजों के पास भी हो सकती हैं या उनके अनुसार चलेगा, विदेश नीति या रक्षा मामले। बाकी सारे जो मामले होंगे भारत का प्रशासन भारत के लोग चलाएंगे। धर्मदलीय ऐसा क्यों सोच रहे हैं? धर्मदलीय नेता, एक तो उस समय जागरूक भारतीयों की संख्या बहुत कम है। धर्मदलीय नेता अभी इस उसमें नहीं है कि संभव है कि बहुत आक्रामक आंदोलन चलाया जा सकता है पूर्ण स्वतंत्रता के लिए। दूसरा, नरमदलीय नेता ये देख रहे हैं कि अंग्रेज ब्रिटिश सरकार जो थोड़ा सा बेहतर उपनिवेश है उसको वो स्वायत्तता प्रदान करते हैं। तो जैसे आयरलैंड को या कनाडा को या दक्षिण अफ्रीका या किसी और उपनिवेश को देते हैं, वैसे भारत को भी दे देंगे। तो धर्मदलीय नेता कहते थे हमारा लक्ष्य है धीरे धीरे स्वायत्तता के स्तर को प्राप्त। स्वतंत्रता की बात करेंगे यदि आप, एक तो भारतीयों की संख्या उतनी नहीं है जो आपकी बात में आ जाएगा वो। दूसरा, अंग्रेज आप जो हर बार बैठक कर रहे हैं, बैठक करने से भी आपको मना। जो उभरता हुआ राष्ट्रवाद है वो डिरेल हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। यानी हम कुछ भी काम करें तो सरकार को खुश रखते हुए करें, ताकि सरकार हमारी विरोधी। समझ में आ रही बात? तो धर्मदलीय नेता ऐसा क्यों? कुछ कुछ अभी जो आपने प्रश्न पूछा था उसके बारे में भी इसमें उत्तर मिलेंगे, अभी और भी मिलेंगे कि धर्मदलीय क्या ब्रिटिश विरोधी थे या नहीं थे, है ना। और भी पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो एक समय के कारण राष्ट्रीय चेतना उस लेवल पे नहीं है कि आप आक्रामक तरीके से संघर्ष कर सकते हैं। दूसरा, अंग्रेजों के डर के कारण जो कुछ भी हम आगे बढ़ रहे हैं अंग्रेज सब स्टॉप कर देंगे, नाराज नहीं करना। तीसरा, अंग्रेजों की नीतियां अलग अलग उपनिवेशों में ऐसी थी उसको हम देख रहे थे, तब हम इस तरह की बात, इस तरह की सोच लेके चल रहे थे। क्लियर सभी को? तो नोट करके हमने, हाँ बोले। हाँ, कौन है? हाँ करेक्ट, ट्रैवल करते थे, हाँ। इस प्रश्न का ये रीजन नहीं है, आप कह ठीक रही हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि आम लोगों से कटे हुए थे, तब तो ठीक है, कैसे कटे हुए थे। प्रश्न ये कि स्वशासन का व्यापक स्वायत्तता ही क्यों? ठीक है, उसमें हम बात कर रहे हैं अभी। मतलब इसका मजबूत रीजन अभी ये नहीं है, कटे हुए हैं क्योंकि वो युगीन परिस्थितियां, अभी अभी हम इस पे भी बात करेंगे हम। बट आपने पॉइंट ठीक रखा है। हाँ, ठीक है, रुक जाओ।
मैं पहले अपनी बात कहूंगा, फिर तुम्हें कहने का मौका दिया जाएगा, ठीक है? उन्होंने तो बोल लिया हाथ उठा के, ठीक है? क्यों? तो अभी हम ना आम लोगों वाले मुद्दे पे भी आएंगे, वो सब जब एंड करेंगे टॉपिक तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो व्यापक स्वशासन, स्वशासन का मतलब इनका क्या होता था? इसमें शासन में भारतीयों की अधिक से अधिक भागीदारी, इस सेंस में वर्ड स्वराज पूरी तरह से संस्कृत का वर्ड है, इसका कोई अंग्रेजी वर्जन नहीं होता। तो स्वदेशी का क्रेज था, वो स्वशासन नहीं, हम इसको स्वराज कहेंगे। जब थोड़ा आप आगे चलोगे तो स्वराज शब्द के भी बहुत सारे मायने हैं। गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज में स्वराज को समझाया है। तो अभी राजनीतिक अर्थ में स्वराज का इतना ही मतलब था कि हमें स्वायत्ता धर्मदलीय नेताओं के लिए, हम वहीं फोकस रखेंगे अभी इसको। आगे चल के स्वराज पे फिर बात करेंगे हम, ठीक? तो अभी हम यहीं पे इसको हम, तो पहले 20 साल में जो उनके बैठक थे, प्रस्ताव वगैरह पारित हो रहे थे, उनकी राजनीतिक मांगे क्या थी? तो उनकी राजनीतिक मांगे इस प्रकार की थी। अच्छा, सोचने का तरीका फिर बदल दो एक बार। जैसे हमने कहा भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, भारतीयों की संख्या कम थी तो बढ़ाइए आप। सिविल सेवा परीक्षा का भारत में आयोजन, भारत में नहीं हो रहा था तो आयोजन करिए आप। सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाइए, संख्या कम थी तो संख्या बढ़ाइए आप। यानी जो ब्रिटिश नीतियों की आलोचना है, जो पहले हम पढ़ते आए हैं, वही आलोचना सब यहां मांगों के रूप में सामने। थोड़ा रुक के देखेंगे यही क्यों, तो पीछे वाली क्लास याद करिए आप, सिविल सेवा, सेना, पुलिस, न्यायपालिका, वहां जो मैंने आलोचना कराई थी आपको, उसी आलोचना को इन्होंने प्रस्ताव के रूप में। बहुत फिर अलग से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं आप इसको, बस अब ऑर्गेनाइज तरीके से इसको मांग के रूप में, और भारत के सभी क्षेत्र के लोगों से इसमें समर्थन हासिल। इस बैठक है, बैठक में चेन्नई के लोग भी हैं, लाहौर के भी हैं, मुंबई, पूना और कलकत्ता, पटना, दिल्ली, सब जगह के लोग हैं। प्रस्ताव आया, चर्चा हुई, पास हुआ, तो सभी क्षेत्र के प्रतिनिधि मिलकर के प्रस्ताव, कांग्रेस की कार्रवाई एक छोटी संसद की तरह चलती थी, कांग्रेस की जो बैठक होती थी, है ना? सब क्षेत्र के मिलकर के पास, हाँ ये हमारा मुद्दा, यानी ये कॉमन मुद्दा हो गया, ये भारत का मुद्दा हो गया, ये समाज के सभी वर्गों का मुद्दा हो गया। किसी भी मुद्दे में आप नहीं देखोगे, जैसे अभी कह दिया जाए सिविल सेवा परीक्षा का भारत में आयोजन हो, तो ये नहीं कहेगा ये हिंदुओं की मांग है, ये मुसलमानों की मांग है, ये बंगालियों की मांग है, पंजाबियों की मांग है। इसमें भाषा की कोई बात नहीं है, धर्म की कोई बात नहीं है, क्षेत्र की कोई बात नहीं है, ठीक? तो मुद्दों की पहचान भी ये बहुत संभल कर रहे हैं, कौन कौन से मुद्दों को लेकर हम सरकार के समक्ष रखें या लोगों को जागरूक करें, जिसमें हम आपस में बिल्कुल भी ना लड़ें, ठीक? किसी भी मुद्दे को देखेंगे तो बड़ी सावधानी से आगे बढ़ेंगे मुद्दों को लेकर। ये हो गई राजनीतिक प्रकृति की मांग। अगला लिखें आप, आर्थिक मांग। आर्थिक मांग, लिखें आप, भारत से धन के दोहन को रोका जाए। भारत से धन के दोहन को रोका जाए, ठीक है? दादा भाई नौरोजी जी व्यक्तिगत तौर पे तो मांग कर ही रहे हैं, कांग्रेस के मंच से यह प्रस्ताव 1896 में पहली बार पारित होता है, ठीक है? तो एक इंपॉर्टेंट मांग हो गई। अगला पॉइंट लिखें आप, भू राजस्व में कटौती की जाए। भू राजस्व में कटौती की जाए, ठीक है? किसानों पे करों का बोझ बहुत सारा था तो कटौती की मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखें, आधुनिक उद्योगों के विकास की मांग।
आधुनिक उद्योगों के विकास की मांग। नेक्स्ट लिखें, नमक कर में कटौती की मांग। नमक कर, सॉल्ट टैक्स, नमक कर में कटौती की मांग। इन सब नेताओं की ये कुछ आर्थिक मांगे हैं। भू राजस्व में कम करने से हिंदुस्तान के किसी भी जाति क्षेत्र धर्म के किसानों को राहत मिलेगा। अंग्रेजों के आय के जो 3-4 प्रमुख स्रोत थे उसमें एक नमक पर कर था। नमक पे सरकार का एकाधिकार था और सरकार उस पर अधिक कर वसूलती, कीमत अधिक रखती थी। तो एक तो गरीबी वैसे थी, फिर करों का बोझ बढ़ जाता था। तो अब नमक का मुद्दा इन्होंने कहा कि नमक कर में सरकार कटौती करेगी तो लोगों को कम पैसे पे नमक मिलने शुरू, सरकार को कटौती करनी चाहिए। उसमें कहा भू राजस्व कटौती करेगी, लोगों को राहत मिलेगा, उद्योगों का विकास होगा तो भारत को फायदा मिलेगा, धन का दोहन रोकेंगे तो भारत को फायदा मिलेगा। यानी आर्थिक मांगे भी इनकी ऐसी है जो समाज के सभी वर्ग को लेकर चल सके। राजनीतिक, आर्थिक मांगों की और भी लंबी सूची है, बस एक रास्ता बता, मेजर पॉइंट्स और एक रास्ता कि कैसे इसको समझना है। लिखें आप इसमें अन्य मांग करके, आर्थिक के बाद अन्य मांग करके लिखें आप, अदर। लिखें, भारत में, भारत में बागान में काम करने वाले, भारत में बागान में काम करने वाले, बागान में काम करने वाले श्रमिकों की दशा तथा ब्रिटिश उपनिवेशों में काम करने वाले उपनिवेशों में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों की दशा में सुधार की मांग। भारतीय श्रमिकों की दशा में सुधार की मांग। ठीक है, थोड़ा स्पेसिफिक थे अपनी मांग में। ये कह रहे हैं भारत में चाय कॉफी के बागान में जो काम कर रहे हैं श्रमिक, कि चाय कॉफी के मालिक प्रायः ब्रिटिश ही थे बागानों के। देखो, भारतीय उद्योगों में भी श्रमिक काम कर रहे हैं, तो ये उसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं। यदि कहते कि नहीं औद्योगिक श्रमिकों की दशा में सुधार करिए तो भारतीय उद्योगपति भी इनके विरोध में, इन्हें पता है कि गलत है, फिर भी चुप रह जा रहे हैं। क्यों? हमें उन मुद्दों पे बात करनी है जिसमें हम आपस में ना लड़े। आपस में लड़वाने के लिए अंग्रेज तो है ना, हम कम से कम सावधानी बरतें और उन मुद्दों पे, इन्हें पता है कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की दशा अच्छी, कुछ कुछ तो, कुछ कारखानों के मालिक भी हैं कांग्रेस के सदस्य, वहां पे चुप रह गए हैं। फिर भारत से बाहर जहां जहां अंग्रेजों का उपनिवेश और भारतीय मजदूरी करने गए हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस है भारतीय मालिक तो है नहीं, मजदूरी करने गए हैं। तो उन श्रमिकों की दशा में सुधार की मांग, इस तरह के मांग प्रस्ताव भी ये पारित कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखें, लिखें शिक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास की मांग। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास की मांग। ठीक है, ये सब शुरुआती दौर में इनकी मांगे हो गई। ठीक।
निर्दलीय नेताओं का लक्ष्य क्या था, निर्दलीय नेताओं की प्रमुख मांगें क्या क्या थी। ठीक है, अब लिखे कार्य करने का तरीका, एक शीर्षक दे दे वहीं पे, कार्य करने का तरीका, कार्यशैली, कार्यशैली। ठीक है, लिखे इसमें पहला पॉइंट, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष दिसंबर महीने में दिसंबर महीने में 3 दिनों की वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाता था। तीन दिनों की वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाता था। ठीक है, प्रतिवर्ष नियम था कि दिसंबर महीने में 3 दिनों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। अभी भी कांग्रेस ने देखा होगा अपना वार्षिक अधिवेशन दिसंबर महीने में कहाँ किया था, बेलगांव में। 1924 में गांधी जी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, वो भी बेलगांव में। तो अभी 100 साल पूरे हो रहे थे, उसकी याद में कांग्रेस ने अपनी बैठक जो है बेलगांव में, गांधी जी के सम्मान में, याद में, है ना, कि भाई बेलगांव में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया था। अभी मैगजीन वगैरह में पढ़ेंगे आप, जनवरी फरवरी में तो न्यूज़ आ जाएगा, क्योंकि अब कांग्रेस की चर्चा होती है बट उतनी नहीं होती कभी कभी किसी किसी चीज़ों पे। ठीक है, जब होती है, जब होती है। ठीक है, 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उन लोगों ने बैठक का आयोजन बेलगांव में किया था दिसंबर महीने में। ठीक, पहला पॉइंट हो गया 3 दिनों की बैठक का आयोजन। दूसरा पॉइंट लिखे कि बैठक, बैठक जिस क्षेत्र में होगी या जिस प्रांत में होगी, अध्यक्ष उस प्रांत के नहीं होंगे। ठीक है, अध्यक्ष उस प्रांत के, ये कल भी मैंने समझा दिया था आपको, राष्ट्रीय एकता के लिए इसको बहुत जरूरी माना जा रहा था, राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए। अगला पॉइंट लिखें, बैठक में विभिन्न मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जाते थे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जाते थे। ठीक है, पारित किए जाते थे, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर नहीं। ठीक है, सामाजिक धार्मिक मुद्दों पे क्या होगा, आपस में लड़ जाएंगे हम। तो राजनीतिक आर्थिक मुद्दों पे जो मैंने लिखा है आपको, ठीक, विभिन्न मुद्दों पे प्रस्ताव पारित किए जाते थे, इसलिए ब्रैकेट में लिखवा दिया आपको, सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर प्रस्ताव नहीं। उसमें कहा गया था कि सामाजिक धार्मिक मुद्दों को कांग्रेस के मन से नहीं उठाया जाएगा। शुरुआती दौर में ऐसा होगा, आगे फिर कांग्रेस के मन से उठाया भी जाएगा, बट निर्दलीय कांग्रेस पहले 20 साल में इन मुद्दों से बचती रही है। इसी में कॉमा देकर लिखेंगे, देखिए, पारित प्रस्तावों, पारित प्रस्तावों पर क्षेत्रीय संगठनों में भी चर्चा होती थी। क्षेत्रीय संगठनों में भी चर्चा होती थी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कांग्रेस की बैठक मान लो अभी चल रही, कांग्रेस की बैठक, अभी हम लोग की प्रस्ताव पारित हो गया,
जो सब लोग अलग अलग क्षेत्र से आए हैं उनके अपने संगठन भी हैं, सारे सदस्य तो आते नहीं थे। तो नियम था कि यहाँ के बाद वो सब अपने अपने संगठनों में उस पर चर्चा, बाकी सदस्य भी पार्टिसिपेट, जन सहभागिता, अधिक से अधिक लोगों को पार्टिसिपेट कराना है, लोकतांत्रिक संस्कृति को डेवलप करना है, डेमोक्रेटिक कल्चर को डेवलप करना, आगे बढ़ाना है, उस पर चर्चा होती थी। ठीक, ये तरीका था इनका। प्रस्ताव जब आता था तो कांग्रेस की बैठक में भी चर्चा होती थी, उस पर लोग अपना अपना ओपिनियन देते थे, अपनी अपनी बातें को रखते थे, है ना। कार्रवाई की नोटिंग की जाती थी, ऐसे करके संसदीय परंपरा की तरह ही सब कुछ चलता था ये। अगला पॉइंट लिखें आप। पारित प्रस्तावों को, पारित प्रस्तावों को सरकार से लागू करने का आग्रह किया जाता था। पारित प्रस्तावों को सरकार से लागू करने का आग्रह किया जाता था। ठीक है। और इन प्रस्तावों के संबंध में, इन प्रस्तावों के समर्थन में लेख लिखे जाते थे। ठीक है। इन प्रस्तावों के समर्थन में लेख लिखे जाते थे, है ना। जैसे मान लो सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में क्यों, नौरोजी का लेख बहुत चर्चा में आया। नौरोजी ने कहा राजनीतिक रूप से इसलिए जरूरी है, ठीक है, कि भारत के लोग भारतीय प्रशासन को बेहतर तरीके से समझेंगे। आर्थिक रूप से इसलिए जरूरी है सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने को लेकर के। आर्थिक रूप से इसलिए जरूरी है कि भारत का पैसा भारत में रह जाएगा। और नैतिक रूप से जरूरी है क्योंकि भारत में ही भारतीयों के साथ अब भेदभाव कर रहे हैं। तो ऐसे करके ना लेख चलता था, तो सीरीज ऑफ लेख किसी किसी मुद्दे पे। तो देखो क्या होता है, अखबार हमें आज जागरूक करने का काम करता है। आपने देखा होगा गोल में हमने क्या लिखाया था कि भाई जनता को जागरूक एवं प्रशिक्षित। लेख कौन, जो पढ़े लिखे लोग हैं वही पढ़ पाएंगे इसको, इनका टारगेट भी वही लोग हैं। कि पहले आधुनिकता, राष्ट्रीयता, इन सब की समझ, लोकतांत्रिक मूल्य, इन सब की समझ समाज के लोगों को अधिक से अधिक हो, तभी तो कोई सहभागी आंदोलन आप चला पाएंगे, समझ पाएंगे आप, वरना आंदोलन कभी भी हिंसक रूप धारण कर लेगा नहीं। तो ठीक, तो समर्थन में लेख कैसे काम करते थे। अगला पॉइंट लिखें। भारतीय सरकार एवं नौकरशाही को, भारतीय सरकार एवं नौकरशाही को, नौकरशाही को भारत के विकास में बाधक मानते थे। भारत के विकास में बाधक मानते थे। लेकिन लेकिन ब्रिटिश सरकार में इनकी आस्था थी। इनका मत था कि ब्रिटिश सरकार तक, इनका मत था या विचार था कि ब्रिटिश सरकार तक ब्रिटिश सरकार तक यदि भारत की परिस्थितियों को पहुंचाया जाए, भारत की परिस्थितियों को पहुंचाया जाए या अवगत कराया जाए, ठीक है, पहुंचाया जाए, तो भारत का विकास संभव है। तो भारत का विकास संभव है।
1889 में, 1889 में कांग्रेस ने ब्रिटेन में ब्रिटिश इंडिया समिति का गठन किया। समिति का गठन किया। 1890 में 1890 में ब्रिटेन में इंडिया नामक अखबार निकालना प्रारंभ। ब्रिटेन में इंडिया नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया। प्रारंभ किया। और 1892 में दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित हुए। हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित हुए। जैसे अपने यहाँ लोकसभा है, वैसे ये ब्रिटेन की लोकसभा हो गई हाउस ऑफ कॉमन्स। वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और हाउस ऑफ कॉमन्स है। अपने यहाँ राज्यसभा और लोकसभा, वहाँ पे लॉर्ड्स और कॉमन्स। ठीक। तो नौरोजी वहाँ की उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं। तो जो क्राइटेरिया थे फुलफिल कर रहे थे, पार्टी ने टिकट दिया और ये चुनाव जीतते हैं। तो ब्रिटेन के संसद में भी निर्दलीय नेताओं ने भारत के मुद्दों को उठाना प्रारंभ किया। ठीक है। तो निर्दलीय नेता कैसे काम करते थे, कार्यशैली क्या थी? ठीक है। 3 दिनों की बैठक, प्रस्ताव सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर नहीं, प्रस्ताव पर क्षेत्रीय संगठनों में चर्चा, सरकार को मांगने के लिए आग्रह, उसके समर्थन में लेख, और ब्रिटेन की सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भी पहल, क्योंकि यहाँ की सरकार और नौकरशाही को मानते थे ये विकास में बाधक, क्योंकि ये दुरुपयोग करते हैं ऐसी धारा। तो सरकार को लेकर उनका नजरिया क्या था, ये था। कभी कभी किताब पढ़ेंगे, नौरोजी कहते थे कि भाई अंग्रेजों का भारत में रहना उचित है। एक दो अवसरों पर उन्होंने ऐसी बात कही, कुछ अन्य नेताओं ने भी ऐसी बात कही। तो लोगों को लगता है कि नहीं, क्या ये समझते नहीं थे? राममोहन राय सब कोई सब कुछ समझता था, बट परिस्थितियां बाध्य कर देती हैं। इन सब नेताओं को लगता था कि अभी धैर्य रखने का समय है, अभी उस समय नहीं आया है। ठीक है। जब आप आक्रामक तरीके से संघर्ष, तो अंग्रेजों को रहने से क्या होगा कि भारत में बहुत सारी समस्याएं इनको लगता था। तो अंग्रेजों का शासन होगा तो धीरे धीरे भारतीय उन समस्याओं का समाधान करते चले जाएंगे, भारत मजबूत होता चला जाएगा। एक समय आएगा जब अंग्रेजों से शासन हम ले लेंगे। ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों का शासन भारत में रहे, वो भारत में बने रहे। ये धन का दोहन, ये सब मुद्दा क्यों उठाते हैं? ये अपनी सीमाओं को समझते थे। फिर पैसे वाले लोग भी थे, सड़कों की राजनीति संभव नहीं थी इनके लिए, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग थे ये सब उस समय के हिसाब से। और जब ये लोग काम कर रहे हैं तो अधिकांशतः नेताओं की उम्र ठीक ठाक हो गई है, मतलब वयस्क हैं या अधिक उम्र वाले हैं सब, 50 और उस तरह से आप देखोगे मैक्सिमम जब काम कर रहे हैं सब। तो आक्रोश या ऊर्जा उस तरह से ज़्यादातर देखोगे युवा नेताओं में आपको बहुत दिखेगा। ऐसा नहीं कि एकदम युवा नेता में ही दिखता, डोनाल्ड ट्रंप में भी बहुत है आज भी। डोनाल्ड ट्रंप युवा हैं अपने तरीके के, ठीक है ना। गांधी जी 73 साल में भी निकल जाते थे सड़कों पे, 72 साल में भी चलो आंदोलन करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब बातें बताई जाती हैं इनके बारे में, लेखक कहते हैं किताबों में, ठीक है। तो ये हो गई इनकी कार्यशैली। ठीक है। लक्ष्य कर लिया हमने, मांगों पे बात हो गई, कार्यशैली 3। चौथा लिखें सामाजिक आधार। ठीक है।
नरमदलीय कांग्रेस को नरमदलीय कांग्रेस को मध्यवर्गीय कांग्रेस भी कहा जाता है। नरमदलीय कांग्रेस को मध्यवर्गीय कांग्रेस भी कहा जाता है। इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं कि क्यों मध्यवर्गीय कहा जाता है। लिख लेंगे आप कि कांग्रेस के संचालन में मुख्यतः शहरी पृष्ठभूमि के शिक्षित भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। शहरी पृष्ठभूमि के शिक्षित भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, शहरी पृष्ठभूमि के शिक्षित भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला पॉइंट लिखें, व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें तो इसमें वकीलों, पत्रकारों एवं शिक्षकों की संख्या अधिक थी। कौन लोग हैं इसमें शिक्षित में? तो वकील सबसे ज्यादा हैं, पत्रकार हैं, शिक्षक हैं। मैंने आपको मध्य वर्ग का कॉन्सेप्ट समझाया था ना, आपको याद होगा, तो उसमें सारे नाम आ गए थे। तो हर एक बैठक में कौन भाग ले रहे हैं, कांग्रेस को चला कौन रहा था, इसी तरह के लोग। इसको मध्यवर्गीय क्यों कहा जाता है? इन कारणों से। एक पॉइंट और लिखें इसमें आप, कांग्रेस के द्वारा पारित अधिकांशतः प्रस्तावों का संबंध भी मध्य वर्ग से था। ठीक है, अब आप जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, मान लो सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों की संख्या बढ़ाइए आप एग्जाम्पल के तौर पे, तो पढ़े लिखे लोग ही तो जाएंगे ना उसमें। उच्च पदों का भारतीयकरण कीजिए आप, तो पढ़े लिखे लोग उसमें जाएंगे। विधायी परिषद में कौन जाएगा? जो पैसे वाले लोग हैं वो जाएंगे। प्रेस की स्वतंत्रता जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उसके लिए बहुत कारगर है। प्रेस सभी समाज के मुद्दे को उठाता है, सर्व समाज के मुद्दे को उठाता है, लेकिन किसके हक में जाएगा ये डिमांड? स्वशासन की मांग, स्वराज की मांग, स्थानीय संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप न हो, ये सारे के सारे मांगों का संबंध समाज के किस वर्ग से? मध्य वर्ग से, उच्च वर्ग से। समझ में आ रही बात? तो उद्योगों की स्थापना, उद्योग कौन लगाएंगे? ठीक है, उसमें श्रमिकों को रोजगार भी मिलेगा। तो मैक्सिमम मांग, ऐसा नहीं कि सारे मांग, बट मैक्सिमम मांगों का संबंध कहीं ना कहीं मध्य वर्ग से। तो इनके द्वारा पारित प्रस्तावों से भी स्पष्ट है कि इनका मध्यवर्गीय झुकाव। बट ये मध्य वर्ग कहीं का भी हो सकता है, लाहौर का भी हो सकता है, बेंगलुरु का भी हो सकता है, चेन्नई का भी हो सकता है, विजयवाड़ा का भी हो सकता है, पुणे का भी हो सकता है।
मुंबई, दिल्ली, पटना, ढाका, कहीं का भी हो सकता है, अखिल भारतीय, पूरे भारत की बात। तो झुकाव आपको मध्यवर्गीय दिखेगा। फिर जो पैसे वाले लोग हैं ना, वो कभी भी बहुत उग्र आंदोलन नहीं करना चाहते हैं। वो अच्छा सुखमय जीवन जीना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि कारोबार में बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न। इनकी कार्यशैली क्या है? इनकी कार्यशैली है प्रार्थना, अपील, प्रस्ताव। इनकी कार्यशैली है प्रार्थना, अपील, प्रस्ताव, बंद कमरे की राजनीति। ये भी बताता है कि ये इनकी प्रकृति मध्यवर्गीय है। आम पब्लिक और युवाओं की भागीदारी होती तो सड़क पर उतरकर ये अधिकारों के लिए संघर्ष। तो कांग्रेस को क्यों मध्यवर्गीय कहा जाता है? उसके समर्थन में तर्क। नरमदलीय कांग्रेस को समझ में आ रही बात सभी को? नरमदलीय कांग्रेस को क्यों मध्यवर्गीय कहते हैं? एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए इसमें, अगला पॉइंट लिखें कि नरमदलीय चरण में कार्यशैली के आधार पर भी इन्हें मध्यवर्गीय कहा जाता है। आधार पर भी इन्हें मध्यवर्गीय कहा जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख लीजिए आप, प्रार्थना, प्रस्ताव, प्रार्थना प्रस्ताव की शैली। जन संघर्ष, आम संघर्ष की शैली होती तो आम लोग होते हैं उसमें। ठीक है, तो कांग्रेस को क्यों मध्यवर्गीय कहते हैं? अब इसी पे मतलब समर्थन में तर्क हमने 3-4 दे दिया। अब इसी पे आगे लिखे आप, एक अगला पॉइंट है, लिखे कि राष्ट्रीय आंदोलन के उस दौर में, राष्ट्रीय आंदोलन के उस दौर में उस दौर में कांग्रेस का मध्यवर्गीय होना मध्यवर्गीय होना कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी नहीं है, बल्कि किसी भी राष्ट्र में किसी भी राष्ट्र में आधुनिक राजनीति की ओर संक्रमण, आधुनिक राजनीति की ओर संक्रमण और राष्ट्रीय संघर्ष में और राष्ट्रीय संघर्ष में मध्य वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राष्ट्रीय संघर्ष में मध्य वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दुनिया में कहीं भी आंदोलन हुआ है ना, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, अमेरिका, कहीं पे भी चले जाइए आप, हर जगह जो बदलाव हुआ है उसमें मध्य वर्ग ने अग्रणी भूमिका। तो भारत इसका अपवाद नहीं कि भारत में मध्य वर्गीय क्यों है। कहीं पे भी आजादी की लड़ाई आगे बढ़ी तो नेतृत्व मध्य वर्ग ने ही दिया है। तो भारत इसका अपवाद नहीं है। मध्य वर्गीय होना कोई कमजोरी नहीं है, कोई कलंक नहीं है, बल्कि दुनिया भर में यह पैटर्न दिखाई पड़ता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखें, मध्य वर्गीय प्रकृति के बावजूद मध्यवर्गीय प्रकृति के बावजूद
इन्होंने आम लोगों से जुड़े मुद्दे को भी उठाया। हालांकि हालांकि ये आम लोगों को अपने साथ जोड़ने में सफल नहीं थे। आम लोगों को अपने साथ जोड़ने में सफल नहीं थे। ठीक। अब आम लोगों का मुद्दा इन्होंने क्या उठाया? भू राजस्व का मुद्दा, नमक कर का मुद्दा, श्रमिकों का मुद्दा। एक बात ध्यान है ना सभी को, अभी सब बात इंटरकनेक्टेड है, सब समझते रहिएगा। कभी भी कोई पॉइंट आपको लिखना पड़ सकता है, सब कॉपी में है, जैसा क्वेश्चन होगा आपको फिर वैसे उत्तर लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक बार सोशल बेस की चर्चा हो रही कि भाई कैसे मध्यवर्गीय है, ठीक है, कमजोरी नहीं है, और इन्होंने आम लोगों के मुद्दे को उठाया, लेकिन आम लोगों को ये अपने साथ जोड़ नहीं पाए। आम लोगों को अपने साथ क्यों नहीं जोड़ पाए? पीछे जो बताई हैं, देखो तुमने जो बताया इतना हिट हो गया कि ये भी कह रहे हैं कि पीछे जो बताई हैं। फिर से बताओ एक बार, अब कौन बताएगा? हाँ बताइए। आम लोगों को नहीं जोड़ पाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, आगे भी मध्यवर्गीय होगा बट आम लोग भी होंगे। आम लोगों को क्यों नहीं जोड़ पाएंगे? क्या? शिक्षित नहीं थे इसलिए उसको ये जोड़ नहीं पाए, ठीक है। मध्य वर्ग में उतने जागरूक नहीं थे ये लोग, मध्य वर्ग के लोग, फुर्सत नहीं था उनके पास। तो बात तो ठीक बोल रहा है वो। है? सभी लोग तो आज भी एक समान नहीं है। हाँ, तो वो जिस तरह की बात कह रहे थे वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ठीक है। हाँ। हाँ। यस। इंटरनेट नहीं था उस समय, स्मार्टफोन नहीं था। यही मेन रीजन भी है ना। देखो, ये लोग आम लोगों को क्यों नहीं जोड़ पाए, आप इसको ऐसे समझोगे कि शुरुआती दौर में जो ये वर्ग है जिनमें राष्ट्रीय चेतना उभर रही है, ये सब अपने अपने कारोबार में भी बहुत इन्वॉल्व हैं। उन्होंने जो कहा फुर्सत नहीं मिल पाया, वो ठीक कह रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो राजनीति मतलब पूर्णकालिक नहीं था इनके लिए। राजनीति क्या था? फुल टाइम नहीं था इनके लिए राजनीति, ये अंशकालिक कर रहे थे, पार्ट टाइम कर रहे थे। और इनका दृष्टिकोण था सुधारों का दृष्टिकोण। एक तो सफल व्यवसायी थे सब के सब, अपने काम में अच्छा खासा इन्वॉल्व थे, टाइम बचता था तो राजनीति करते थे। और दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या था, ये सुधारों में बिलीव करते थे संवैधानिक रास्ते से। क्यों? क्योंकि इनकी जिस परिवेश में शिक्षा हुई थी, ये ज्यादातर सब ब्रिटिश पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित थे, और इनको लगता था कि ब्रिटेन धीरे धीरे संवैधानिक सुधारों के माध्यम से सबको जोड़ने में कामयाब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो आस्था भी उस तरह से रख रहे हैं, व्यवसाय में भी अच्छा खासा इन्वॉल्व है ये। इनको इस बात की भी समझ है कि अभी हम शुरुआती दौर में हैं, यदि हम में से कोई भी आम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता है या उस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व होता है, सरकार हो सकता है उभरते हुए राष्ट्रीय चेतना पे प्रहार। ये इस बात से भी डरते थे। ठीक है, कुछ कुछ आंशिक तौर पे इस बात से भी डरते थे। तो परिस्थितियां ऐसी हैं, ऐसा नहीं कि परिस्थितियां ऐसी हैं। तो
कभी कभी जैसे सवाल आपके सामने ऐसे पूछ दिए जाएंगे, मतलब ठीक है कि भाई अब क्या कारण था कि ये आम लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पाए। एक सवाल यूपीएससी मेंस में आया था कि जो नरमदलीय नेता थे, नरमदलीय विचारधारा और इनकी गतिविधियां आम लोगों के विश्वास को क्यों नहीं जीत पाए। 4-5 साल पहले ही मेंस में सवाल पूछा गया है, आम लोगों को क्यों कनेक्ट नहीं कर पाए। फिर इनकी प्राथमिकता स्पष्ट थी, इनको पता था पहले संस्था हो, ठीक है, फिर मुद्दों का चयन करिए आप, फिर मुद्दों को लेकर लोगों को जागरूक करिए आप। जब जागरूकता बढ़ेगी तो युवाओं और आम लोगों की भागीदारी भी, ये सब दुनिया में पैटर्न रहा है। हाँ, ठीक पढ़ा आपने। नहीं थे सक्रिय, तभी तो बताया था आपको। अल्पकालिक राजनीति, इसी को तो मैंने कहा, अंशकालिक राजनीति, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स। डर तो बताया तो इस, वेरी गुड, आप ये भी पॉइंट बताया अभी आपको हमने, मेजर यही सारे पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स हैं। आपने तो मेरी ही पॉइंट्स को घुमा के मुझे कह दिया, बट कह अब अच्छा रहता है। मैंने यही 2-3 बातें मैंने भी तो बोली ना कि देखो अभी ये दौर कैसा है। हाँ, अभी रहने देते हैं, अब हो गया, और बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे। बस बातचीत करने का मतलब है कॉन्फिडेंट रहना है, एग्जामिनेशन हॉल नहीं है, डरना नहीं है, जो जो समझ बन रही है उसको बाहर आने देना है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन हॉल नहीं है, समझ वही बाहर आएगी जो आप समझ रहे हैं। अचानक से कोई नए आइडियाज थोड़ी आ जाएंगे आपके पास, आउट ऑफ बॉक्स जिसको हम कहते हैं, अचानक से अच्छा ये भी ठीक है ना। जैसे इमरान प्रताप गढ़ी ने, क्या नाम है तुम्हारा, नईम है, अच्छा इमरान प्रताप गढ़ी, अच्छा वो सांसद हैं वो, ठीक है। चलो ईश्वर करे तुम अधिकारी के साथ साथ सांसद भी बनना तुम, है ना। इसने कैसे नया आइडिया दिया, उस समय इंटरनेट और ये सब नहीं था, स्मार्ट वगैरह। वैसे आइडिया मुस्कुराते हुए दे रहा था, इसको पता था, ठीक है, ये आइडिया तो होगा नहीं बट फिर भी हम दे देते हैं, है ना। तो कभी आ सकता है। अब गर्म दलीय चरण में क्या होगा, कांग्रेस मध्य वर्गीयों के साथ साथ निम्न वर्गीय लेकिन शहरी। गांधीवादी चरण में क्या होगा, ग्रामीण। कांग्रेस का सामाजिक आधार निरंतर परिवर्तित होता, व्यापक होता चला जाएगा। अब जैसे कभी पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की बात होगी ना, कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो कांग्रेस का चरित्र था वह मध्य वर्गीय था, तब आप इसको पूरी तरह से सहमत नहीं हो पाएंगे। नरमदलीय चरण में कह सकते हैं, बट गर्मदलीय और गांधीवादी चरण में पूरी तरह से इसको मध्यवर्गीय। नरमदलीय चरण में बहुत हद तक मध्यवर्गीय है। अभी आगे पढ़ेंगे तो आप चरित्र में चेंज आपको दिखेगा। तो जैसा चेंज होता है क्वेश्चन के बदलते ही, फिर आपको उत्तर भी चेंज करना, जानकारी आपके पास रहेगी, आप उस जानकारी को प्रेजेंट करिएगा। सामाजिक आधार। अब आप लिखें उपलब्धियां। नरमदलीय चरण में कांग्रेस की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं हम। अब देखो 85 से 1905 के बीच में इन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया। इनको पता था ना कि प्रस्ताव, लेख और संवैधानिक सुधार के रास्ते ही बदलाव होगा, ये मान के चल रहे थे। इन्होंने कोई आंदोलन, 1905 में स्वदेशी आंदोलन होगा, ठीक है, तो इनकी कोई भागीदारी नहीं थी। तो लिखें आप उपलब्धियों में, समकालीन परिस्थितियों में समकालीन परिस्थितियों में अखिल भारतीय संस्था का गठन, अखिल भारतीय संस्था का गठन एक बड़ी उपलब्धि थी।
क्योंकि भारत में क्षेत्रीय जातिगत, धार्मिक, भाषाई निष्ठा अधिक प्रबल थी। भाषाई निष्ठा अधिक प्रबल थी। यह आसान काम नहीं था उस समय एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना कर लेना, प्रतिवर्ष उसकी बैठक। 365 दिन वाली यदि संस्था शुरू से ये हो गई होती तो सरकार के निशाने पे हो सकता है पहली शुरू में ही आती और सरकार इसको काम करने से किसी न किसी रूप में, सरकार को भी लगता था ठीक है सब टाइम काट रहे हैं, अपना मनोरंजन कर रहे हैं, परेशान थोड़ी कर रहे हैं, कुछ मुद्दों पे प्रस्ताव। बट सरकार अलर्ट थी, क्योंकि अमेरिका का पूरा उदाहरण सरकार के सामने था कि राष्ट्रीय चेतना ऐसे ही धीरे धीरे मुखर होते होते एक बड़े रूप में। बट सरकार चूंकि इनकी राजनीति बंद कमरों की थी और प्रस्तावों की थी, तो सरकार भी केवल लिप सर्विस दे रही थी, मौखिक सेवा दे रही थी। आलोचना कर दिया, कभी कुछ सरकार ने कह दिया तुम ठीक नहीं हो, तुम बेवकूफ हो। सरकार को खतरा दिख नहीं रहा था, इसलिए सरकार इसके दमन की कोशिश भी, सरकार को जब खतरा दिखेगा तो सरकार भी एग्रेसिव हो जाएगी इसको लेकर के। ठीक, तो उन परिस्थितियों में एक संस्था का बन जाना ही अपने आप में, आपको याद होगा ना कल क्षेत्रीय संस्था के बारे में मैंने बताया था, क्षेत्रीय संस्था से अखिल भारतीय संस्था की ओर कैसे संक्रमण हुआ है, ये भी कल मैंने आपको समझाया था। संस्था का बन जाना और प्रतिवर्ष बैठक कर लेना भी कोई बड़ी उपलब्धि उस माहौल में नहीं। आज तो नॉर्मल सी बात है, आप तो आजकल सब वर्चुअल संगठन बना लो, इंटरनेशनल संगठन बना लो, अलग अलग देश का मेंबर बना लो, जूम मीटिंग करो और बैठो, या जो भी मीटिंग करना हो आपको टेलीग्राम पे यहाँ वहाँ करिए मीटिंग अपना। अब तो बैठे बैठे एक कमरे से एक मोबाइल में अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन जाते हैं। ठीक, तो ये वो दौर अलग दौर था। दूसरा पॉइंट लिखें, देखिए न केवल संस्था का गठन, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि कांग्रेस की कार्यशैली के कारण क्षेत्रीय नेताओं को अलग अलग धर्म जाति के नेताओं को अलग अलग धर्म जाति के नेताओं को राष्ट्रीय नेताओं के तौर पर स्वीकार किया जाने लगा। राष्ट्रीय नेताओं के तौर पर स्वीकार किया जाने लगा। ठीक है, नेताओं के तौर पर स्वीकार किया जाने लगा। तो ये भी कोई छोटी उपलब्धि, जैसे मान लो गोखले जी हैं, फिरोज शाह मेहता जी हैं, नौरोजी जी हैं। नौरोजी पारसी समाज के हैं, पारसियों की संख्या तब भी बहुत कम थी, आज भी बहुत कम है, बट नौरोजी को भारत के सभी पढ़े लिखे लोग उस समय सम्मान दे रहे हैं और आगे भी। आमतौर पे यदि शिक्षा, आधुनिक सोच या राष्ट्रीय चेतना नहीं होती या कांग्रेस इस प्रकार से काम नहीं करता तो सम्मान मिलता, बट पता नहीं कितना वक्त लगता।
पता नहीं कितना वक्त इसमें लग जाता। तो न केवल संस्था का बन जाना बल्कि नेताओं को भी स्वीकार कर लेना। तमिलनाडु वाले भी उन्हें अपना नेता मान रहे हैं, बिहार वाले भी उन्हें अपना नेता मान रहे हैं, लाहौर वाले भी उन्हें अपना नेता मान रहे हैं। भारत कैसे बना? तो देखोगे जो कल अभी कहानी शुरू हुई, भारत कैसे बना। एक तो अंग्रेजों ने भारत को बनाया और एक हम बना रहे हैं भारत को। हम कैसे बना रहे हैं भारत का निर्माण कर रहे हैं, हम कैसे आपस में जुड़ रहे हैं, ये उसकी कहानी चल रही है। संघर्ष तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो जुड़ने की कहानी चल रही है, उदाहरण चल रहे हैं। तो नरमदलीय नेताओं की कोई ठोस उपलब्धि नहीं है कि यहां आंदोलन किया, ये अधिकार ले लिया। इनकी उपलब्धि इसी तरह की है, संस्था का बन जाना, नेतृत्व का निर्माण, बड़ी संख्या में जो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको लोग स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी घटना थी, बॉम्बे में कांग्रेस की बैठक हो रही है और बंगाली बैरिस्टर को वहां अध्यक्ष के तौर पे स्थापित किया जा रहा है, लोग स्वीकार कर रहे हैं उसको, WC बनर्जी को। बड़ा परिवर्तन था ये भारतीय समाज में। तभी तो विविधताओं के साथ एकता, ये ताकत बनेगी अपने राष्ट्रीय आंदोलन की। ये आज भी ताकत है हमारी राष्ट्रीयता की, और विविधताओं के साथ एकता में हमें चलना है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने इसकी बुनियाद भी, यानी राष्ट्रीय पहचान का वो काम, राष्ट्रीय पहचान का वो आधार। एक सवाल थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, याद आ रहा है ना, सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट, भारतीय पुनर्जागरण ने कैसे राष्ट्रीय पहचान को, ठीक है। तो ये सब थोड़ा माइन्यूटली समझने वाली बात है। तीसरा पॉइंट लिखें आप, लिखें आप कि कांग्रेस के द्वारा सावधानी पूर्वक उन मुद्दों की पहचान की गई जिनमें आपसी फूट की संभावना नहीं थी। आपसी फूट की संभावना नहीं थी, ठीक है। अभी हमने बताया सारे मुद्दों के बारे में। अगला पॉइंट लिखें, इसी में लिखना आपको, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक चरण में, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक चरण में ब्रिटिश विरोध का आधार राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक चरण में ब्रिटिश विरोध का आधार यही मुद्दे थे। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक चरण में, अभी आगे पढ़ेंगे, लाल बाल पाल अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, क्यों? इन्हीं कारणों से। गांधी जी विरोध कर रहे हैं, क्यों? इन्हीं कारण। अंग्रेजों का जो विरोध होगा, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद विरोध कर रहे हैं इन्हीं कारणों से। कारण यही होंगे, आधार इन्होंने ही दिया। किस रास्ते पे चलना है इन्होंने बताया, संगठन को कैसे चलाओ, नेता का कैसे निर्माण करो, मुद्दों की कैसे, इन्होंने बताया, मार्ग प्रशस्त किया। या आजादी की लड़ाई को किन रास्तों पर आपको लेकर, संशोधन होंगे इसमें, एक होता ना मोटी मोटी रेखा तय कर देना कि ये आउटलाइन होना चाहिए हमारी लड़ाई का, हमें इस तरह से जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, देखिए, न केवल इन्होंने मुद्दों की पहचान की, बल्कि उन मुद्दों पर गंभीर विश्लेषण भी किया, उन मुद्दों का गंभीर विश्लेषण भी किया। और इसमें धन का दोहन संबंधी विश्लेषण
इसमें धन का दोहन संबंधी विश्लेषण अत्यंत ही प्रभावी सिद्ध हुआ। अत्यंत ही प्रभावी सिद्ध हुआ। प्रभावी सिद्ध हुआ। इसी विश्लेषण ने अंग्रेजों के शोषणकारी चरित्र, अंग्रेजों के शोषणकारी चरित्र को उजागर किया। शोषणकारी चरित्र को उजागर किया। देखो, धन का दोहन से ही तो पता चला ना कि अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं। अंग्रेजों को मार के भगाना है या प्यार से भगाना है? भगाना है, क्योंकि वो हमें लूट रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा योगदान है। और आगे अनुसंधान दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, गोखले, मेहता, अय्यर, इनके लेखों को ही आधार बनाकर लाल बाल पाल, गांधीवादी तमाम नेता, उन्होंने शोध इस पे नहीं किया। यही शोध 1947 तक ब्रिटिश विरोध का सबसे मजबूत आधार होता ना, शासन करने का। जैसे अंग्रेज क्या था, हम आपके भले के लिए शासन कर रहे हैं। फिर उन्हें साबित कर दिया बुद्धिजीवियों के बीच में, वो अपने भले के लिए शासन करें, ना कि हमारे भले के लिए। अंग्रेजों ने जो विचार बना रखा था कि हम आपके फायदे के लिए यहां पे हैं, इस विश्लेषण ने साबित कर दिया कि नहीं, वो अपने फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए नहीं है, बल्कि हमें तो बर्बाद कर रहे हैं वो। फिर अंग्रेजों को बहुत मेहनत लगी, फिर कभी वो साबित नहीं कर पाएंगे पढ़े लिखे लोगों को, वो भारत के फायदे के लिए शासन कर रहे हैं। तो इस विश्लेषण का बड़ा गंभीर परिणाम हुआ था बुद्धिजीवियों के बीच में। जो अंग्रेज समर्थक हैं वो भी इस बात को जानते थे कि अंग्रेज हमें लूट, पढ़े लिखे जो भारतीय समर्थक थे। एक तरह से उनके चरित्र को बेनकाब करने का काम इस विश्लेषण ने, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा योगदान माना जाता है राष्ट्रीय आंदोलन में नरमदलीय नेताओं का ये विश्लेषण। बाकी मुद्दों पर भी उनके लेख, पढ़े लिखे तो थे, तो लेख उनके बड़े कारगर होते थे, जागरूक करने वाले होते थे। उन लेखों का महत्व बाद के कालों में भी बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। ठीक है, नरमदलीय नेताओं ने संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही। संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही। ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही। लिखें आप कि इनकी यह शैली संशोधनों के साथ आगे भी बनी रही। तो आगे भी संघर्ष का एक बहुत मजबूत तरीका होगा लोकतांत्रिक। जो भी तरीका था, प्रस्ताव, लेख, अपील, आगे चेंज हो जाएगा लाल बाल पाल या गांधीवादी चरण में। तरीका उग्र होगा, लेकिन हिंसा की बात रेयर होगा कांग्रेसी नेताओं के द्वारा। वो भी कभी कभार ऐसे हो गया तो गया, हिंसा की बात नहीं करेंगे, लोकतांत्रिक आंदोलन होगा। इन्होंने लोकतांत्रिक आंदोलन तरीके का एक बुनियाद जो रखा कि भाई कैसे करना है, इसमें चेंज आ जाएगा।
बट ये धारा, जैसे मान लो गांधी जी हैं, तो सबसे पहले तो बातचीत शुरू करते थे वो, हमेशा सरकार को मौका देते थे, बातचीत का प्रस्ताव, जब भी मौका हो तो बातचीत प्रस्ताव, तो ये शैली तो चलती रहेगी आगे भी आंदोलन की। नेक्स्ट लिखें, लिखें राजनीतिक आर्थिक मांगों के माध्यम से राजनीतिक आर्थिक मांगों के माध्यम से इस विचार को भी स्थापित किया कि भारतीयों का शासन, या भारत पर शासन कर लीजिएगा, भारत पर शासन भारतीयों के हक में नहीं है। भारत पर शासन भारतीयों के हक में नहीं है। मांगों की जो लंबी चौड़ी सूची बना दी इन्होंने, तो इससे ये पता चलता है कि आप जो शासन कर रहे हैं वो भारत के भले और फायदे के लिए, बल्कि हमारे साथ भेदभाव, ये बात भी स्थापित की विचार के स्तर। अगला पॉइंट लिखें आप, एक और पॉइंट, ब्रिटेन में भी सक्रियता दिखाई, भारतीय मुद्दों को उठाया, भारतीय मुद्दों को उठाया, और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक चरण में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक चरण में आजादी की लड़ाई ब्रिटेन में भी लड़ी गई। आजादी की लड़ाई ब्रिटेन में भी लड़ी गई। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कोई इनकी ठोस उपलब्धि नहीं है, इनकी उपलब्धि को हम ऐसे ही देखते हैं, इनके कंट्रीब्यूशन को, ठीक है। एक बार आप लोग क्या करिए, लक्ष्य से लेकर के यहां तक 2 मिनट में पढ़ जाइए आप, फिर हम आगे आएंगे आलोचना पे।
ठीक है। तो छोटी छोटी बातें थी इसमें। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस का नरम दल क्यों कहते हैं ये तो पता है ना सभी को। मुख्यतः कार्यशैली के कारण। ठीक। कुछ प्रमुख नेताओं के नाम, 5-7 नेताओं के नाम तो ध्यान रह जाएंगे सभी को। जैसे नौरोजी हैं, गोखले हैं, मेहता है, तैयब जी हैं, ये सब, सुब्रमण्यम अय्यर। और अभी कई तरीके हैं, नाम आते रहेंगे। इनका लक्ष्य क्या था, सभी को ध्यान है ना। दीर्घकालिक लक्ष्य क्या था, स्वशासन, संवैधानिक रास्ते से। और क्या करना है, जनता को जागरूक, राष्ट्रीय मुद्दों की पहचान, ठीक, मित्रवत संबंधों की स्थापना। ये सब उनके तात्कालिक जिस पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस की पूरी काम आपको उसी पे दिखाई पड़ेगी, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ बताए। राजनीतिक मांगे क्या थी इनकी, क्लियर है ना। अलग अलग प्रस्ताव मैंने लिखवा दिया आपको। आर्थिक मांगों की बात कर ली, अन्य मांगों की बात कर ली आपसे। कार्यशैली क्या थी, 3 दिनों की बैठक, अध्यक्ष, प्रस्ताव, सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर नहीं, क्षेत्रीय संगठनों में चर्चा, सरकार से आग्रह, रिटर्न में प्रयास करना। सिनॉप्सिस का सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए आपका। सुन रहे ना सभी लोग। आप कैजुअल धीरे मत पड़ जाइएगा। हाँ ठीक है, अब तो काफी अच्छे स्टूडेंट हो गए हम। आप अपना बेसिक ठीक से करते रहिएगा। पॉइंट, सब टॉपिक इसके साथ साथ थोड़े बहुत पॉइंट्स बना करके चीज़ों को फिट रखना है। मौका वहाँ एक ही आता है एग्जामिनेशन हॉल में। मेंस में कोई एक सवाल आएगा, 2 सवाल आएगा, उस मौके को भुना लेना है। हाँ। इसका लॉजिक था राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन। जैसे, बैठ जाइए आप। सवाल ये है कि जिस क्षेत्र में बैठक होगी अध्यक्ष उस क्षेत्र के नहीं होंगे। ठीक। अभी क्या होगा, भारत में क्षेत्रीय निष्ठा तो बहुत है, कोई मराठी है, कोई बंगाली है, कोई बिहारी है, कोई पंजाबी है। अब मान लो मराठा क्षेत्र में बैठक हो रहा है और कोई बंगाली अध्यक्ष है, तो वहां बैठक में अधिकांशतः मराठी भाग लेंगे, बाकी देश के अलग अलग हिस्सों के भी लोग आएंगे। तो अध्यक्ष जब दूसरे क्षेत्र का होगा तो लोग उसको स्वीकार करेंगे भारत के नेता, राष्ट्रीय नेता के तौर पर, नहीं तो क्षेत्रीय निष्ठा बनी रहेगी। कल वाली क्लास में थे क्या आप? अच्छा, आज सुबह दिल्ली आया हो। ओके, तो कल ये वाली बात बताई थी हमने, कल वाली कोई बात नहीं। ठीक है। कॉन्फिडेंस देखो गुड़िया का तुम लोग, ठीक। आने के साथ जहां जहां जरूरत पड़ने पे वहां बताना, पूछना भी दोनों चल रहा है। कॉन्फिडेंस। ठीक। राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य, ध्यान रहेगा सभी को। सामाजिक आधार, कार्यशैली की बात कर ली। सामाजिक आधार बहुत सिंपल था, मध्यवर्गीय क्यों कहते हैं। क्या मध्य वर्ग कैसे, ये भी समझा चुका हूं आपको एक क्लास में। हम मध्य वर्ग क्यों कहते हैं तो 3-4 तर्क मैंने दे दिए वहां पे आपको। ठीक। क्या मध्यवर्गीय होना कोई कमजोरी है, नहीं। वहीं पे एक बात की, आम लोगों को क्यों नहीं जोड़ पाए। क्योंकि पूछने पे क्या होता है, कभी कभी एग्जैक्ट कॉपी वाले स्टाइल में सवाल पूछे जाते हैं, कभी कभी क्या होता है बड़े सिंपल से सवाल, बट आप अपना विचार बताइए। दूसरे वाले क्वेश्चन की भी संभावना खूब रहती है। ठीक है, तो पूछ सकता है कभी आपसे, क्यों आम लोगों को जोड़ने में सफल। उपलब्धियां, हमने कहा कोई आंदोलन तो किया ही नहीं कि ठोस उपलब्धि होनी है। किताबें इनकी उपलब्धि हैं, अखबार इनकी उपलब्धि हैं। जैसे इसमें एक पॉइंट और लिख सकते, प्रेस का इन्होंने खूब उपयोग किया। कहने का मतलब यही सब इनकी उपलब्धि थी, कैसे आपको आंदोलन को आगे बढ़ाना है। बट कोई भी आंदोलन आगे जब टेक ऑफ करता है, जब उसकी बुनियाद बहुत अच्छी होगी। बुनियाद यानी संस्था, बुनियाद यानी नेता, बुनियाद यानी किन किन मुद्दों को लेकर के आंदोलन करें। तो इन्होंने देखोगे आप एक अच्छी सी बुनियाद रखी आंदोलन के, एक एक डायरेक्शन देने की कोशिश की उसको। अब हम लोग बात कर लेंगे, लगभग आलोचना की बात हम लोग कर चुके हैं। क्लियर ना सभी लोग। उसी को जरा 5-7 पॉइंट्स में लिख लेते हैं। धर्मदलीय नेताओं की किन किन आधारों पर आलोचना की जाती है, बात कर चुके हैं हम लोग। क्या हुआ, सब ठीक है। लिखो, तुम्हें जाना है, जा सकते हो अभी। ठीक है, लिखो आप जरा आलोचना में पहला पॉइंट। बस 5 मिनट और चलेगी क्लास, है ना, इसको पूरा करा देता हूं मैं। पहला पॉइंट लिखें आप कि नरमदलीय
निर्दलीय नेता सरकार से कोई भी रियायत प्राप्त करने में सफल कोई भी रियायत कंसेशन है ना प्राप्त करने में सफल नहीं हुए। तो ऐसे भी कह सकते हैं जितनी मांगे रखी सरकार ने उसमें कोई भी इनकी मांगों को नहीं माना ही नहीं। एक आदमी थोड़ा बहुत माना, ठीक, तो पूरी तरह से असफल है। आप ऐसे देखें तो आप ऐसे देखेंगे तो पूरी तरह से असफल हो गए ना। जैसे मान लो सिविल सेवा परीक्षा आयोजन 1922 में होगा पहली बार इलाहाबाद में। तो पहली बात तो भी जो भी इन्होंने मांग रखी सरकार के समक्ष उसमें प्राप्त करने में वो सफल सरकार नहीं इनके दबाव में क्यों नहीं आ रही थी। एक बहुत बड़ा कारण था इनकी राजनीतिक शैली। यदि फुल टाइम वाली शैली होती और जन दबाव होता तो सरकार को निश्चित रूप से मानना ऐसा होता है। अगला पॉइंट लिखें, अंशकालिक राजनीति के कारण भी अंशकालिक पार्ट टाइम अंशकालिक राजनीति के कारण भी इनकी आलोचना की जाती है। जैसे कोई कहता था 3 दिनों का तमाशा है ये, ठीक है, ये आते हैं 3 दिनों की तमाशा करते हैं चले जाते हैं, ठीक है। कोई कहता था मेढक की तरह टर्रा रहे हैं ये, तो आए बैठे प्रस्ताव वगैरह की बात हुई बात खत्म। इस तरह की बातें इसमें उठती थी। 3 दिनों का फुल टाइम करते तो बात थोड़ी अलग होती। तो एक आलोचना का आधार ये भी हो जाता है इनका। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लिखें सरकार में आस्था के कारण भी इनकी आलोचना की जाती है। सरकार में आस्था के कारण भी इनकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट लिखें आप, आम लोगों एवं युवा वर्ग को आम लोगों एवं युवा वर्ग को अपने साथ जोड़ने में असफल रहे। मध्यवर्गीय इसलिए कहा जाता है इनको, है ना। अगला पॉइंट लिखें, इनकी गतिविधियां मुख्यतः शहरों में केंद्रित थी। गतिविधियां मुख्यतः शहरों में केंद्रित थी। ग्रामीण भारत में इनका प्रभाव नहीं था। ग्रामीण भारत में इनका प्रभाव नहीं था। और कभी कभी कहा जाता है ना संवैधानिक मुद्दों पे भी, जैसे 92 का अधिनियम आपने भी पढ़ा नहीं है, कुछ बहुत हासिल नहीं कर पाया और सरकार इनके ही काल में रिवर्स गियर लगा देगी। सरकार पीछे, प्रेस पर कंट्रोल करो, भारतीयों की संख्या कम करो स्थानीय शासन में, कलकत्ता विश्वविद्यालय को कंट्रोल करो। कर्जन का जब काल आएगा ना तो इन्हीं का चल रहा है दौर। कर्जन क्या करेगा, गाड़ी को रिवर्स में लगा देगा, जो अधिकार दिए वो भी छीन लो। तो इनकी राजनीति की इतनी आलोचना शुरू हो जाएगी, एक तो तुम कुछ ले नहीं पाते हो और जो है वो भी वापस तरीका बदलो, फिर उसके बाद बातचीत शुरू हो गई। और फिर इसी बात को लेके
राष्ट्रीय युवाओं में, राष्ट्रवादियों में आक्रोश बढ़ेगा और यही आक्रोश, ये सब कारण गरम दल के उदय का कारण बनेगा कांग्रेस के मंच पर। समझ में आ रही है बात सभी को? तो नरम दलीय नेताओं की आलोचना करनी होगी तो किन आधारों पे? तो इन आधारों पे आलोचना होगी और यही आलोचना हम क्या देखेंगे? गरम दल के उदय का कारण बनेगा। अगली कड़ी इससे जुड़ जाएगी, कुछ और पॉइंट्स उसमें आ जाएंगे। ठीक, अब एक छोटी सी बात इसमें रह गई है जिसकी चर्चा हम लोग कल वाली क्लास में कर लेंगे, कंट्रोवर्सी वाली क्लास। ठीक है, कुछ पूछना होगा तो मैं यहाँ हूँ, 10 मिनट अभी आप बात कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू एवरीवन, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स और यहाँ जो बैठे हुए हमारे प्रिय छात्र हैं। दूर वाले छात्र बोलेंगे सर आप बैठने वाले को प्रिय कहते हैं और हमें अप्रिय। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप सब भी उतने ही प्रिय हैं। कल मिलते हैं, कल गरम दल पे बात होगी। थैंक यू।